चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आपके सीरीज़ को लेके आ गए हैं, जो सीरीज़ ग्रुप डी का लास्ट सेशन का तैयारी है, जो हम लोग का सीरीज चरण चल रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट डिस्कशन है, जिसमें हम लास्ट फेज में, ग्रुप डी के लास्ट फेज में आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपके पास पहुंचा रहे हैं ये क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा कलेक्शन हम आपको ला के दे रहे हैं और इस कलेक्शन को आप देखने का कोशिश कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिए और उसके बाद निश्चित तौर पर ये आपको सफलता का कारक बनेगा, क्योंकि मेरे द्वारा यह तैयार किया गया, खुद के द्वारा यह तैयार किया गया सेट है और मुझे भी रेलवे में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस है, तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन को हमने तैयार किया है। चलिए, इस क्वेश्चन का प्रारूप को हम लोग देखते हैं कि किस तरीका का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, ए मीटर परिपथ के साथ जुड़ा हुआ होता है। थोड़ा सा देख लेंगे ए मीटर क्या होता है। तो ए मीटर जो होता है, ए मीटर के बारे में देखेंगे। ए मीटर परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जुटा हुआ होता है। अब श्रेणी क्रम में भी जुटने का कारण होता है। कारण क्या होता है कि श्रेणी क्रम में यह इसलिए जुड़ता है क्योंकि इसमें धारा समान होता है। जब कभी भी तार श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो इसमें धारा जो होता है प्रत्येक रेसिस्टेंस पर धारा समान होता है और समान धारा को प्रवाहित करने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें धारा समान रूप से प्रवाहित होता है। तो हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा इसका आंसर ए मीटर। ए मीटर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी कि ए मीटर जो होता है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध अगर देखा जाए, चूँकि प्रतिरोध कम होगा, कम इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक रेसिस्टेंस पर विद्युत धारा समान प्रवाहित हो रही है। तो ए मीटर का थोड़ा सा लिखेंगे, एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। लेकिन धारा की अगर यदि जो बात किया जाए तो धारा समान होता है। क्लियर, धारा समान होता है, यही कारण है कि इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर। अब थोड़ा सा वोल्ट मीटर के बारे में भी देख लेंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है। श्रेणी क्रम इसका आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर देख लेते हैं, वोल्ट मीटर के बारे में देख लेते हैं। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। क्यों समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है? तो देखेंगे समानांतर क्रम का परिपथ किस तरीका से होता है। तो ये होता है समानांतर क्रम। क्लियर, ये आपका हुआ R1, ये आपका हुआ R2। अब देखेंगे समानांतर क्रम में धारा जो होता है, समानांतर क्रम में धारा जो होता है वह असमान होता है। लेकिन यहाँ पर समानांतर क्रम में विभवांतर जो होता है वह समान होता है। क्लियर, विभवांतर समान होता है समानांतर क्रम में। ध्यान रखेंगे इस बात को। समानांतर क्रम में ये दो कंडीशन होता है, धारा असमान लेकिन विभवांतर समान होता है। और इसी विभवांतर को मापने के लिए विभवांतर मापक के रूप में इस वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विभवांतर मापक के रूप में इसी वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा विभवांतर समझ लेंगे कि विभवांतर क्या होता है। तो तारों के दो
छोरों के बीच उत्पन्न विभव में अंतर होता है, उसी को विभवांतर कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे चलते हैं आगे। तो वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है, और समांतर क्रम में इसलिए जुड़ा हुआ होता है क्योंकि समानांतर क्रम में धारा असमान होता है लेकिन विभवांतर समान होता है। और वोल्ट मीटर विभवांतर का ही मापक होता है। विभवांतर तारों के दो छोरों के बीच उत्पन्न विभव का अंतर होता है। समझ गए? चलते हैं आगे। 2021 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी और पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो बैलन डी और पुरस्कार की अगर यदि जो बात करते हैं तो लियोनेल मेसी 2021 का बैलन डी और पुरस्कार प्रदान जीता है। देखेंगे बैलन डी और पुरस्कार है क्या? तो यह अवार्ड जो है वो फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका, यह बैलन डी और पुरस्कार जो है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। यह फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलन डी और की ओर से, बैलन डी और की तरफ से दिया जाता है। अब यह दिया जाता है, हर वर्ष अवार्ड दिया जाता है, और यह हर साल किसी न किसी क्लब में खेले जाने वाले राष्ट्रीय खिलाड़ी को प्रदर्शन को देखते हुए यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत की भी अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1956 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। 56 में फ्रांस में इसकी शुरुआत किया गया था। और इस पुरस्कार के पहले विजेता जो है वो स्टैनली मैथ्यूज हैं। पहले विजेता स्टैनली मैथ्यूज को प्रदान किया गया था। समझ गए? और 2021 का बैलन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी। कमेंट करके आप बताएंगे लियोनेल मेसी किस देश का खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। मनुष्य की श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? अब देखेंगे तरंग प्रवृत्ति के आधार पर, तरंग के आवृत्ति के आधार पर, तरंग आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंग जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का ध्वनि तरंग होता है। पहले ध्वनि तरंग को क्या कहेंगे? तो पहले को कहेंगे हम लोग अवश्रव्य कहेंगे। पहले को अवश्रव्य, उसके बाद श्रव्य कहेंगे, श्रव्य, और उसके बाद पराश्रव्य कहेंगे। अब श्रव्य के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो अब श्रव्य के अंतर्गत बड़े बड़े ध्वनि आवृत्तियां उत्पन्न की जाती। बड़े बड़े ध्वनि जो होता है, बड़े बड़े आकार के स्रोत से इस ध्वनि को सुना जा सकता है। इसका आवृत्ति परिसर की बात किया जाए तो 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक के ध्वनि को, आवृत्ति को उत्पन्न किया जा सकता है, और बड़े स्रोतों के द्वारा इसे सुना जा सकता है। बड़े स्रोत में क्या क्या शामिल हो जाएगा? जैसे भूकंप, जैसे ज्वालामुखी,
तथा एक और चीज़ याद रखेंगे कि हाथी बड़ा स्रोत है, इसके द्वारा भी यह ध्वनि तरंग सुना जा सकता है। जबकि श्रव्य के अंतर्गत मनुष्य जिसे सुन सकता है यानी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, या कहीं कहीं दे देता है इसी को हर्ट्ज ना दे के 20,000 ना दे के 20 किलो हर्ट्ज दे देगा, तो किलो हर्ट्ज में 3 शून्य खत्म हो जाएगा और 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, जो मनुष्य के द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। मनुष्य का कान इस ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। जबकि पराश्रव्य ध्वनि की बात कर लेते हैं तो पराश्रव्य ध्वनि में 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का ध्वनि तरंग, ऊपर का ध्वनि तरंग होता है जिसे सुना जा सकता है। क्लियर। और यह किसके द्वारा सुना जा सकता है, तो कुछ जानवर जैसे इसमें कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि के द्वारा इसे सुना जा सकता है। क्लियर। आगे चले तो इसमें से मनुष्य के द्वारा है वो कौन सा हो जाएगा, मनुष्यों की श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य कहा जाता है, जिसे मनुष्य नहीं सुनेगा बल्कि जानवर, कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुनेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होती है। अब विद्युत चालकता की अगर बात कर लेते हैं तो विद्युत चालकता के अंतर्गत शामिल किया जाता है, चालकता किसे कहा जाता है, यह पदार्थ की एक प्रकृति है। विद्युत चालकता जो है वह पदार्थ की एक प्रकृति है जो धारा ले जाने के लिए पदार्थ की क्षमता को दर्शाता है। लिख दें, धारा ले जाने के लिए पदार्थ की क्षमता का आकलन होता है, यह विद्युत चालकता। क्लियर। अब यह देखेंगे तो यह विद्युत प्रतिरोधकता के विपरीत होता है। अब जैसे ही चालक है तब विद्युत प्रतिरोध काम क्या करता है, विद्युत को रोकने का काम करता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो रोकने का काम करता है। तो चालकता जो होगा वह विद्युत प्रतिरोध का क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध का विपरीत होता है। क्लियर। विद्युत चालकता जिस पदार्थ का अधिक होगा तो उस पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा। जिस पदार्थ का देखेंगे प्रतिरोध और चालकता में विपरीत संबंध होता है। क्लियर। विपरीत संबंध होता है। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी पदार्थ की चालकता अधिक होगी, पदार्थ की चालकता अधिक, यदि पदार्थ की चालकता अधिक तो क्या होगा, चालकता अधिक तो प्रतिरोध कम होगा, तो प्रतिरोध कम होगा। क्लियर। यदि कोई भी पदार्थ की चालकता अधिक होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाता है। अब इसमें से देख लेते हैं कि कौन से पदार्थ का चालकता सबसे ज़्यादा होता है। थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा करेंगे तो चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि इसका प्रतिरोध भी सबसे कम होगा। चालकता जिसका अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि चालकता को रोकने के लिए, कम करने के लिए प्रतिरोध किया जाता है, रेसिस्टेंस लगाया जाता है। तो चालकता सबसे ज़्यादा चांदी का होता है, जिसकी चालकता की बात किया जाए तो 6289, यहीं पर लिख देते हैं 6289 चालकता के रूप में सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर होता है। और 0 से लेके 100 तक का आकलन किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चांदी का 100वां स्थान है, सबसे ज़्यादा चालकता है। दूसरा स्थान पर अगर यदि जो देख लेते हैं तो तांबा का, दूसरा स्थान पर तांबा का आ जाता है, जो
5977 के रेशियो में इसको रखा जाता है, जबकि चांदी का जो हो जाता है, चालकता की बात कर लेते हैं, सोना का 4255 होता है, और एल्यूमिनियम जो होता है वह इन सभी से कम 3766 होता है, 3766 होता है। और उसके बाद इसके बाद भी लिखेंगे तो वह होता है लोहा का कितना होता है, 1029 होता है। क्लियर। तो देखेंगे जिसमें चालकता अधिक उसमें प्रतिरोध सबसे कम, चालकता अधिक इसका प्रतिरोध सबसे कम, और उसके बाद जिसमें सबसे कम चालकता तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। क्लियर। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई हम चांदी का तार लेते हैं, चांदी का तार ले लेते हैं। अब यह चांदी का तार जो है, चांदी का जो तार हम लिए हैं, यह निश्चित तौर पर इसका चालकता क्या है, हाई है, चालकता उच्च है। अब चालकता जब उच्च हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें डाला हुआ रेसिस्टेंस जो होगा वह सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो चालक धारा को प्रवाहित करने वाला, जो रोकने वाला होता है, वह सबसे कम होगा, तभी तो इसका चालकता सबसे ज़्यादा है। तो प्रतिरोध सबसे कम होता है। जब चालकता उच्च होगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि कोई प्रतिरोध करने वाला है नहीं, जिसके कारण से वह चालकता यानी धारा को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएगा। लेकिन जब हम किसी लोहा के, अब चांदी की तुलना में लोहा को ले लेते हैं, लोहा के तार को शामिल करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधकता जो होता है यह कम चालक है। क्यों कम चालक है भाई? कम चालक है। कम चालक का कारण क्या है कि इसमें प्रतिरोधकता का मान उच्च है। प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधक का मान उच्च है। क्लियर। प्रतिरोधकता का मान देखते हैं, पॉइंटेड है, ये सब प्रतिरोध कर रहा है, धारा को ले जाने दूर तक नहीं देगा, धारा को रोक लेगा, फिर अगला स्थान पर ले जाते समय कम देगा, धारा कम कर देगा, तो प्रतिरोध अधिक हो जाता है इसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 220 वोल्ट का, सॉरी वोल्ट नहीं है वो, दरअसल दिया हुआ है 220 विभवांतर है, वो जो डाला गया है भी, वो विभवांतर है। यहीं पर लिख लेंगे भी बराबर विभवांतर बराबर कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट भी। अब यहाँ पर देख लेंगे कि W बराबर क्या इंडिकेट करता है भाई, तो शक्ति, बल्ब की शक्ति, और शक्ति को हम लोग वाट से इंडिकेट करते हैं, या इसे इंडिकेशन के रूप में हम P लिखते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है, 100 वाट। और 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, यानी वोल्टेज की बात किया जाए, वोल्टेज की बात किया जाए तो 110 वोल्ट दिया हुआ है। अब निकाल लेंगे तो क्या निकालेंगे, रेसिस्टेंस पहले इसका निकाल लेते हैं। हमसे निकालने क्या कहता है, तो शक्ति की गणना करने के लिए कहता है, हम रेसिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है V स्क्वायर बट्टा P, V स्क्वायर बट्टा P, V स्क्वायर बट्टा P। अब V स्क्वायर बट्टा P जो दिया हुआ है आपका, विभवांतर बट्टा होता है शक्ति, तब विभवांतर 220 है और शक्ति 100 है। क्लियर। विभवांतर 200 है, अब 200 है तो इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है कि और एक 200 लिख दीजिए, 200 लिख दीजिए। ई वाला कट गया, इसका मान कितना आ गया भाई, 484। क्लियर। अब रेसिस्टेंस आ गया इतना ओम, इतना ओम रेसिस्टेंस आ गया। अब देखेंगे कि हमसे निकालने के लिए कहता है कि बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगा, तब पोटेंशियल यानी P बराबर निकाल देंगे तो V स्क्वायर बट्टा R होता है। ठीक यही वाला फॉर्मूला बैठा देंगे, इस बार P इधर लेके चल जाएंगे, R नीचे लेके चल जाएंगे।
अब भी हमारा है कितना दिया हुआ, वोल्ट कितना दिया हुआ है 110 गुना 110 बटा कितना हो जाएगा 484। क्लियर। अब जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 वाट, अतः आंसर हमारा 25 वाट हो गया। क्लियर। आगे है, किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तेलंगाना राज्य। ई वोटिंग समाधान विकसित करने वाला राज्य जो है वह तेलंगाना है। तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान को विकसित किया है। क्लियर। आगे है कि रसोई गैस एलपीजी का पूरा रूप क्या होता है? पहले समझेंगे एलपीजी क्या है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। अब थोड़ा सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आंसर इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। देख लेंगे तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो है ये इसका संक्षिप्त रूप ही होता है और यह जलाशय पेट्रोलियम निकालने की विधि जो होती है, पेट्रोलियम निकालने की विधि जो होती है वह जलाशय या इसी को कहेंगे तो समुद्र से प्राकृतिक गैस निकालने की एक प्रक्रिया होता है, निकालने की एक प्रक्रिया होती है। यह प्राकृतिक गैस यह जो आप देख रहे हैं पेट्रोलियम, यह पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि, पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम को शुद्ध करने का काम किया जाता है। और पहली बार इस पेट्रोलियम की खोज तरल पेट्रोलियम गैस की खोज 1912 ईस्वी में 1912 में डॉक्टर वाल्टर स्नेलिंग के द्वारा किया गया था। वाल्टर स्नेलिंग के द्वारा किया गया था। क्लियर है। आगे बढ़े। आगे जापान के टोक्यो में 16वें पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले देख लेंगे कि पैरालंपिक खेलों में पैरालंपिक खेल का पूरा विस्तार देख लेंगे कि पैरालंपिक खेल का विस्तार क्या है, या पैरालंपिक खेल बार बार इससे सवाल पूछता है। तो सवाल को समझते हुए हम लोग पैरालंपिक की ओर चलते हैं। पैरालंपिक में टोक्यो पैरालंपिक का यह देखेंगे। टोक्यो में पैरालंपिक खेल जो हुआ, टोक्यो पैरालंपिक हुआ कब से कब? 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर 2021 को खेला गया। 2021 को हुआ।
देख लेते हैं थोड़ा सा इसका शुभंकर क्या है। इसका शुभंकर सोमाइटी, इसका शुभंकर सोमाइटी को रखा गया। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या रखा गया, इसी में मोटो लिख लीजिए। मोटो इसका क्या था, तो यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन को रखा गया। और उद्घाटन समारोह का थीम जो था, थीम जो इसका था वो थीम जो इसका रहा वो था मूविंग फॉरवर्ड। कहाँ लिखा रहा है मेरा, एक सेकेंड। देख लेते हैं, फिर से लिख देते हैं। मोटो जो इसका रहा था वो यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन। जबकि थीम की बात कर लें तो ध्यान से देखना पड़ता है ना, ये देखिए, मूविंग थीम में लिखेंगे मूविंग फॉरवर्ड behave wings, मूविंग फॉरवर्ड behave wings, क्लियर। और इसमें देखेंगे तो कुल देश इसमें कितना हिस्सा लिया, 162 देशों ने हिस्सा लिया। और कुल खेल जो इसमें था 22 खेल को शामिल किया गया था। और इस ओलंपिक में नया भी खेल शामिल हुआ, नया खेल के रूप में किसको, बैडमिंटन प्लस ताइक्वांडो को शामिल किया गया, क्लियर। अब भारत की स्थिति इतना याद रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, टोक्यो पैरालंपिक में 14 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2020 तक खेला गया। 5 सितंबर 2021 तक यह खेला गया। शुभंकर सोमाइटी रहा, मोटो रहा यूनाइटेड बाई इमोशंस, थीम रहा मूविंग फॉरवर्ड बिहेव विंग्स। कुल देश 162 था, कुल खेल 22 गो था। और नया खेल जो शामिल किया गया बैडमिंटन को और ताइक्वांडो को इसमें शामिल किया गया, क्लियर। थोड़ा सा देख लेते हैं भारत की स्थिति इसमें क्या रहा। तो भारत की स्थिति के भारत के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। भारत के दृष्टिकोण डाल लेते हैं इस पर। तो थीम सॉन्ग जो रहा इसका, थीम सॉन्ग जो रहा, ध्यान देंगे, थीम सॉन्ग जो रहा कर दे कमाल तू। और यह दिव्यांग खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित है। थीम सॉन्ग इसका रहा कर दे कमाल तू और संजीव सिंह के, दिव्यांग खिलाड़ी संजीव सिंह के द्वारा है। भारतीय जो इसमें गया खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी कुल खिलाड़ियों की संख्या 54 रही। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक जो रहे वह टेकचंद रहे। लेकिन टेकचंद किस लिए, टेकचंद इसलिए रहे, पहले ये थे मरियप्पन थंगावेलु। टेकचंद जो है वो जैवलिन थ्रोअर है,
जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। और यह पहले टेकचंद नहीं थे, बल्कि इनके स्थान पर किनके स्थान पर ये आए हैं, तो मरियप्पन थंगावेलु। अब क्यों मरियप्पन थंगावेलु? क्योंकि इन्हें कोविड-19 संक्रमण हो गया था, जिसके कारण से यह हिस्सा नहीं ले पाए और इनके स्थान पर यह उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक टेकचंद को बनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, किनके स्थान पर? मरियप्पन थंगावेलु के स्थान पर बनाया गया था। समापन समारोह में ध्वजवाहक जो रहा, समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखरा ध्वजवाहक के रूप में अवनी लेखरा समापन समारोह की ध्वजवाहिका थी, अवनी लेखरा। और भारत ने इस पैरालंपिक में कुल मेडल जो जीता वह 19 मेडल, कुल 19 मेडलों की संख्या जो भारत की रही वो 19 मेडल रहा, जिसमें गोल्ड 5, यहीं पर लिख लीजिए, गोल्ड 5 रहा, सिल्वर जो रहा सिल्वर 8, जबकि ब्रॉन्ज 6। क्लियर? आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखेंगे प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। प्लास्टिक जो दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। यहीं पर लिख देते हैं, प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर? अब थर्मोप्लास्टिक किसको कहा जाता है भाई? तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है, इसको गर्म किया जाएगा तो यह मुलायम हो जाएगा, गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर। क्लियर? और यह गुण सदैव रहेगा इसमें। ये गुण थर्मोप्लास्टिक में सदैव बना हुआ रहेगा। जब भी इसको गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा, और यह गुण सदैव अंतिम तक मौजूद रहेगा। उसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। क्लियर? थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत किसको शामिल कर लिया जाएगा? पॉलीथीन को शामिल कर लिया जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड को शामिल कर लीजिएगा, पॉलिएस्टर को शामिल कर लीजिएगा। तीनों जो है वो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होता है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में देखिएगा क्या होता है, गर्म करने पर मुलायम हो जाएगा, ठंडा करने पर कठोर हो जाएगा, और यह गुण इसमें केवल एक ही बार यानी अस्थायी रूप से मौजूद रहेगा। एक ही बार इसको आप गर्म कर सकते हैं और ठंडा करने पर यह कठोर हो जाएगा, फिर से इसे नए रूप में आप नहीं बना सकते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक को आप फिर से नया रूप आप दे सकते हैं। क्लियर? जैसे इस बार आप पॉलीथीन बनाए तो फिर इसको आप गर्म करके मुलायम कर लीजिए और फिर नया रूप इसको दे दीजिए, तो ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक याद रखने के लिए कहेंगे कि एक बार ये जो सेट हो गया, एक बार गर्म करके जो इसका आकार दे दिए और ठंडा हो गया तो कठोर हो गया, अब वही आकार को वह धारण किए हुए रहेगा, दोबारा आप इसे आकार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर लिख देते हैं, आकार परिवर्तन नहीं होता है इसमें। जो एक बार आकार बदल हो गया वही आकार को यह धारण किए हुए रहेगा। ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण। इसमें से बेकेलाइट हो गया और मेलामाइन हो गया, बेकेलाइट, मेलामाइन तथा इसी के अंतर्गत ग्लाइप्टल आ जाता है। ग्लाइप्टल
ग्लाइप्टल इसी के अंतर्गत आ जाता है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत होता है। यहीं पर लिख देते हैं बैकेलाइट, मैलेमाइन और एक होता है ग्लाइप्टल। ग्लाइप्टल इसी का उदाहरण होता है। एक बार जो रूप इसको दे दिया गया दोबारा इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन थर्मोप्लास्टिक में परिवर्तन किया जा सकता है। समझ गए? समझ गए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे है, हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदल दिया गया और मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसके तहत पहले 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। इसकी शुरुआत पहले देख लेंगे। इसकी शुरुआत किया गया था 1991 से 92 ईस्वी में। क्लियर? और तब से लेके 2020 तक इसकी राशि 7.5 लाख रुपये प्रदान की जाती थी पहले, लेकिन 2020 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद, नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया और पुरस्कार की राशि अब पुरस्कार राशि जो है वह इसमें दिया जाता है। पुरस्कार राशि वर्तमान समय में वह 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान किया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत या नामकरण कब किया गया? तो कहेंगे 2020 में इसका नामकरण कर दिया गया। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसकी पहले राशि जो विजेता को दिया जाता था 7.5 लाख रुपया का, लेकिन वर्तमान समय में 25 लाख रुपये की राशि प्रदान किया जाता है। क्लियर? मेजर ध्यानचंद का संबंध अगर पूछेगा तो हॉकी खेल से, हॉकी के जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। क्लियर? समझ गए? और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्तकर्ता, सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसमें विश्वनाथन आनंद इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे पहले प्राप्तकर्ता माना जाता है। क्लियर? लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम उम्र का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सबसे कम उम्र का प्राप्तकर्ता, तो कौन हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। क्लियर? अभिनव बिंद्रा। आगे बढ़े। विद्युत चालकत्व का SI इकाई क्या होता है? सीमेंस होता है। विद्युत चालकत्व का SI इकाई सीमेंस होता है। चालकत्व किसको कहा जाता है भाई? तो जिस भी पदार्थ में विद्युत बिना प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है उसी को चालक पदार्थ कहा जाता है, तथा पदार्थ के यह गुण विद्युत चालकत्व का गुण कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़े। सीमेंस। प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक में से शामिल किया जाता है, पहले देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। प्रार्थना समाज लिखेंगे, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किया गया था 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से। केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मा
आत्मा रंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। लेकिन सहयोगी कौन थे? सहयोगी में लिखेंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। लेकिन तब तक यह प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तब तक यह प्रसिद्ध नहीं था। जब इसमें एमजी रनाडे शामिल हो गए, शामिल होने के पश्चात प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध हो गया। अतः प्रार्थना समाज के वास्तविक संस्थापक एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। क्लियर? थोड़ा सा समझेंगे कि इसमें प्रार्थना समाज की स्थापना हालांकि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में 1867 ईस्वी में किया गया, लेकिन इसके सहयोगी जो थे वह केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना किया था। लेकिन तब तक इसकी प्रसिद्धि नहीं थी प्रार्थना समाज की। जब एम.जी. रनाडे इस प्रार्थना समाज में एंटर किए, शामिल होते हैं, तब से इसकी प्रसिद्धि बढ़ गई, जिसके कारण से यह भी कहा जाता है कि प्रार्थना समाज के वास्तविक संस्थापक जो थे वह एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि एम.जी. रनाडे महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। एम.जी. रनाडे एम.के. गांधी के राजनैतिक गुरु थे। हालांकि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु, थोड़ा सा ध्यान दें, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा कीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के, गोपाल कृष्ण गोखले एम.के. गांधी, महात्मा गांधी के। क्लियर? तो यहाँ पर देख लेंगे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, जबकि महादेव गोविंद रनाडे जब इसमें शामिल हुए तो इसकी प्रसिद्धि बढ़ी। अतः यही कारण है कि कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया और स्वामी विवेकानंदा के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्लियर? आगे बढ़ें। हीरे में प्रकाश का वेग क्या है यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तनांक 2.5 दिया गया है, तो हीरे में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। अब देखेंगे कि प्रकाश का वेग निकालने के लिए क्या किया जा सकता है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सबस्टेंस निकालने के लिए क्या कहते हैं, इसको निकालने के लिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सबस्टेंस या मीडियम कह सकते हैं, मीडियम निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट्टा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
मीडियम, ऊपर था वैक्यूम और नीचे है मीडियम। अब देखेंगे कि आपका दिया हुआ है कि हीरा का, इसमें से दिया हुआ है हीरे में प्रकाश का वेग आपको दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, तो अपवर्तनांक आपका दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है, ये अपवर्तनांक रहा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अपवर्तनांक ही होता है। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.5 बराबर C/V होता है, C/V। और आप जानते हैं कि C बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, C बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप ही बताइए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता है, बट्टा V हो जाएगा, V इधर चला आएगा, यानी V बराबर हम लिख सकते हैं कि 3 गुने 10⁻8 बटा 2.5। क्लियर, बराबर इसको करेंगे तो 1.2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.2 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल इसमें से नहीं स्थित है। तो हड़प्पा स्थल इसमें से कौन सा नहीं है, तो कालीबंगन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, अमलानंद घोष के द्वारा। कब, 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में बीबी लाल बीके थापर के द्वारा 1961 ईस्वी में भी इसकी खोज किया गया था। देख लेते हैं रोपड़ सतलज नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। वो कहाँ स्थित है, तो वो सतलज नदी के तट पर पंजाब में है। इसकी एक विशेषता को याद रखेंगे कि यह स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा कालीन स्थल है जिसकी खोज किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा कालीन स्थल है जिसकी खोज किया गया था, स्वतंत्रता के बाद किया गया था 1953 ईस्वी में। कब किया गया, 1953 ईस्वी में यगदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज किया गया था। लोथल के बारे में देख लेते हैं कि लोथल क्या होता है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ है, भोगवा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है यह लोथल। और कहाँ है, राज्य गुजरात, गुजरात। और इसकी खोज किसके द्वारा, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव के द्वारा 1954 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। क्लियर, कपूरथला पंजाब में एक जगह का नाम है, यह कोई ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। आगे बढ़े, आगे एक अपतल दर्पण 5 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। तो दर्पण के सामने से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। आपको देखिए दिया हुआ क्या चीज है, यू का मान आपको दिया हुआ है। यू का मान कितना दिया हुआ है भाई, 5 सेंटीमीटर। क्या यह माइनस में होगा 5 सेंटीमीटर, तो हाँ माइनस में होगा, इसलिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अतः यह -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एम आपको दिया हुआ कितना है, 3 गुना होता है, 3 गुना आवर्धित, आवर्धन का मतलब क्या होता है, एम मैन्युफैक्चरन। अब आवर्धित का होता है एम, तो एम आपको दिया हुआ है, एम बराबर होता है -v/u। एम दिया हुआ आपका 3 गुना है, -v यहाँ है
और u बराबर -5 आपको दिया हुआ है। क्लियर, -v/eu। अब -v आपको दिया हुआ है, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, 5×15 कितना में, माइनस में, बराबर -v, v बराबर आपका 15 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर, समझ गए, आगे बढ़े। 15 सेंटीमीटर। कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? बूलर झील, जम्मू कश्मीर में। बूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बूलर झील। बूलर झील होता है। अब देखेंगे कि यह किस जिले में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जम्मू कश्मीर में बूलर झील जो है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह सबसे बड़ी ताजे पानी मीठे पानी की झील है और यह कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में ही डायरेक्ट लिख देंगे, काम बन जाएगा, कोई बात नहीं। बांदीपुरा जिला, जिला भी पूछ देगा तो बांदीपोरा जिला में स्थित है। अब देखेंगे इसे और एक नाम से जाना जाता है। इस बूलर झील को एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है महापद्मसार। महापद्मसार इसका एक अन्य नाम दिया जाता है। क्लियर, महापद्मसार कहा जाता है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एशिया की दूसरी मीठे पानी की झील होता है, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ स्थित है, श्रीनगर में, यहीं पर लिख लेते हैं, श्रीनगर में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है और यह तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में यह लैगून निर्मित झील का उदाहरण है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह चिल्का झील भी लैगून निर्मित झील का उदाहरण होता है। क्लियर, बढ़े आगे। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसी लैक्टिक एसिड के जमाव से दर्द होता है। लैक्टिक एसिड के जमाव से मांसपेशी में दर्द होता है। जमाव से मांसपेशी में दर्द होता है। क्लियर, लंबे समय तक आराम करने के बाद लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण से दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। अब देखेंगे थका हुआ महसूस इसी से होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। इसके अलावा नारंगी में एसिटिक एसिड की अगर यदि जो बात कर लेते हैं तो सिरका में ये ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, यह होता है जितना भी क्रीम देखते हैं, कॉस्मेटिक क्रीम जितना भी होता है वह सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह चेहरा को ग्लो करता है। चेहरा या कह सकते हैं हम स्किन को ग्लो मतलब चमकदार बनाता है। तो चेहरा का चमकदार होना इसी ग्लाइकोलिक एसिड का काम होता है। तो देखेंगे ग से याद रखेंगे गाल का चमकदार होना या चेहरा का चमकदार होना या स्किन का चमकदार होना, स्लिम होना,
अच्छा दिखना, मुलायम दिखना, तो यह ग्लाइकोलिक एसिड का काम होता है। क्लियर, आगे बढ़े। तो सभी कॉस्मेटिक क्रीम जितना भी होता है सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, किसके बीच लड़ी गई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वह 1192 ईस्वी को लड़ी गई थी, जबकि पहली जो लड़ाई थी 1191 ईस्वी के बाद इन्हीं दोनों के बीच लड़ा गया था। लेकिन अंतर था कि यह दूसरा लड़ाई जो हुआ 1192 ईस्वी में, दूसरा लड़ाई जो हुआ 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, यह 1192 ईस्वी जो था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हो गई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गया था और दिल्ली पर जो था वह मुस्लिम वंश का शासन स्थापित हो गया था। लेकिन पहली लड़ाई में इसका ठीक उल्टा हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। क्लियर, अब आगे देखते हैं। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। क्लियर, अलेक्जेंडर एवं पोरस के बीच में 326 बीसी में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पोरस की हार हो गई थी और अलेक्जेंडर विजेता बना था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1194 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयचंद की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। बढ़े आगे। रक्त की उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन। और ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और हीमो एक रंजक होता है। क्लियर, हीमो एक रंजक होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। दोनों के मिल जाने के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर, अब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ें। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा होता है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण में मत्स्य पुराण की चर्चा किया गया है। पुराणों की कुल संख्या 18 दर्शाई गई है और इसके रचयिता लोमहर्ष एवं पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। पुराणों की कुल संख्या 18 है। आगे में देख लेते हैं, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा। यह हमारे मस्तिष्क के स्फेनॉइड नामक हड्डी में पाया जाता है। स्फेनाइड नामक हड्डी में, मस्तिष्क के स्फेनाइड नामक हड्डी में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है और इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह वृद्धि हार्मोन होता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है। एसटीएच हार्मोन स्रावित होता है। एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है। टीएसएच होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन इसी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, जो वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है। फिर ये थोड़ा सा देख लेंगे, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी लेकिन फिर भी
मास्टर ग्लैंड कही जाती है, क्योंकि यही ऐसा ग्लैंड होता है जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जितना भी हार्मोन होता है सबको यह कंट्रोल करने का काम करता है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है भाई? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है ग्रंथियों में से यह पीयूष ग्रंथि के साथ मिलके काम करता है। एड्रीनल ग्रंथि क्या होता है भाई? तो एड्रीनल ग्रंथि जो होता है वह एड्रीनल मेड्यूला में पाया जाता है। यह मेड्यूला में पाया जाता है और यह मेड्यूला किसका अंग होता है? किडनी का। किडनी का भाग होता है मेड्यूला और कॉर्टेक्स। तो मेड्यूला में यह एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो प्लीहा के संकुचन का उत्पादन करता है। यह प्लीहा के संकुचन को बढ़ाता है। क्लियर? जबकि पीनियल ग्रंथि जो होता है वह मस्तिष्क में ही पाया जाता है और यह मस्तिष्क में पाया जाने वाला भी छोटी ग्रंथि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसी पीनियल ग्रंथि के कारण स्वप्न देखना संभव हो पाता है। स्वप्न देखना संभव हो पाता है पीनियल ग्रंथि के कारण। आगे देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तब तंजौर का प्रसिद्ध, तंजौर में है बृहदेश्वर मंदिर। तो तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। क्लियर? यह कावेरी नदी, वहीं पर अगर दिया हुआ रहेगा तो कावेरी नदी पर स्थित है, के डेल्टा पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चोल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। क्लियर? आगे बढ़े। यह द्रविड़ शैली के द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर जो है वह द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का उदाहरण है। आगे रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। ब्लड रक्त समूह जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप 4 तरह का होता है, ए बी और ओ। इसमें एंटीजन बी पाया जाता है, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है। इसमें देखा जाए एंटीजन ए में एंटीजन ए पाया जाएगा। इसमें एंटीजन की बात किया जाए तो इसमें ए पाया जाएगा, इसमें बी पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी उल्टा होगा। क्लियर? एंटीबॉडी उल्टा होगा, इसका ठीक एंटीबॉडी उल्टा होता है। अब देखेंगे कि इसमें तो एंटीजन ए पाया गया, इसमें एंटीबॉडी बी पाया गया, लेकिन एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं तो इसमें पाया जाएगा बी और इसमें पाया जाएगा ए एंटीबॉडी पाया जाता है। इसी कारण से ए अपना रक्त ब्लड ग्रुप अपना ग्रुप में दे सकता है। इसमें देख लेते हैं ए बी में जो होता है, ए बी में ब्लड ग्रुप ए बी में किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए बी से याद रखिएगा, ए बी में एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया गया है, लेकिन दोनों प्रकार के एंटीजन पाया जाता है। दोनों प्रकार का ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है। क्लियर? लेकिन इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से यह सर्वात्रिक दाता होता है और इस सर्वात्रिक अदाता होता है। सबसे ले सकता है लेकिन यह दे नहीं सकता है सबको, लेकिन इस सबको दे सकता है। आगे देख लेते हैं। अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है? नर्मदा नदी की।
अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है और यह नर्मदा नदी जो होता है वह मैकाल पर्वत से समुद्र तल से इतना मीटर की ऊंचाई पर से, कितना मीटर, लगभग 10,500 मीटर की ऊंचाई पर से मैकाल पर्वत इसका उद्गम स्थल होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा न बना के एस्च्यूरी बनाती है। टोंस नदी उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ी से निकलती है तथा हिमाचल प्रदेश में भी प्रवाहित होती है और यह यमुना की सहायक नदी होती है। बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी का उद्गम स्थल की बात करें तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक श्रेणी से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबक श्रेणी से निकलती है। क्लियर, बढ़े आगे। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की यह नदी है और दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। आगे है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम द्रव्यमान के आधार पर जो सजाया वह सजाया गया था मेंडलीफ के द्वारा। ऑप्शन है दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा। दिमित्री मेंडलीफ कब सजाया? 1869 ईस्वी में द्रव्यमान के आधार पर। जबकि मोसले का सिद्धांत जो दिया गया परमाणु मोसले जो थे परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया 1913 ईस्वी में, जो वर्तमान समय है। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जबकि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। क्लियर। जबकि डोबेरेनियर की बात किया जाए तो 1829 ईस्वी में यह थ्योरी दिया था। इन्होंने ट्रिप्लॉइड थ्योरी जिसे त्रिक सिद्धांत कहा जाता है, न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1863 ईस्वी में। आगे बढ़े। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ डिकेड किसने जीता है? तो वो MS धोनी के द्वारा जीता गया है। डिकेड मतलब होता है दशक। यह दशक का पुरस्कार MS धोनी को प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया भाई? तो 2011 में एक टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज को अजीबोगरीब ढंग से आउट कर दिया गया था और लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी उसको वापस बुलाया, ऐसा कहकर कि आप आउट नहीं हुए हैं, ऐसा कहकर बुलाया, जिनके लिए ही उनको ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड्स ऑफ द डिकेड प्रदान किया गया। क्लियर। आगे बढ़े। आगे है लार में युक्त पाचक एंजाइम। अब देखेंगे हमारे माउथ कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। क्लियर। जिससे 2 प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है। एक तो होता है वह टाइलिन और दूसरा होता है म्यूसिन। टाइलिन का काम क्या होता है? लार में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जिसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट या इसी को कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर जाता है टाइलिन, जबकि म्यूसिन का काम होता है कि उसे भोजन को चिपचिपा कर देता है, जिसके कारण से भोजन माउथ कैविटी से नीचे चला जाता है। तो इसमें आपका आंसर कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। आगे देख लेते हैं, बक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है इसमें से? तो देखेंगे, पादप हार्मोन इंसुलिन मानव में बीटा सेल में पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में यह पाया जाता है, जबकि थायरॉक्सिन मनुष्य में पाया जाता है, एस्ट्रोजेन मनुष्य में होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन, यह साइटोकाइनिन हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसकी खोज 1955 ईस्वी में मिलर नामक विद्वान ने किया था, लेकिन इसका नाम मिलर नहीं रखा, इसका नाम लिथाम नामक विद्वान के द्वारा रखा गया था। क्लियर। अब इसका काम क्या होता है? साइटोकाइनिन का वर्क यानी कार्य इसका क्या होता है भाई? तो सेल डिवीजन का काम करता है। आरएनए प्लस प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। और काम होता है कि यह बौना पौधा को लंबा कर देता है। क्लियर। ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर यह काम करता है। ऑक्सिन हार्मोन के साथ यह मिल के काम करता है। बढ़े आगे। विश्व में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे है, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन सा होता है? वो अधिवृक्क होता है। अब देख लेंगे थोड़ा सा अधिवृक्क होता क्या है। तो वृक्क के ऊपर स्थित छोटी ग्रंथि होती है। वृक्क का मतलब किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है अधिवृक्क। क्लियर। रक्तचाप को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है वह उपापचय को नियंत्रित करता है। उपापचय नियमन करता है। हृदय की मांसपेशी के पाचन की क्रिया, हृदय की मांसपेशी का संकुचन करता है। हृदय की मांसपेशी में संकुचन पाचन क्रिया नियमन करता है। थाइमस ग्रंथि को एडम्स एप्पल के नाम से भी इसे जाना जाता है। पीत पिंड क्या होता है भाई? तो पीत पिंड जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में यह पाया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में यह पाया जाता है और यह पीले रंग के वर्णक से भरा होता है। पीला रंग का वर्णक से भरा होता है। कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? महिलाओं में पाया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम महिलाओं में पाया जाने वाला अंग होता है। आगे है, भारत में कितने रामसर आर्द्रभूमि स्थल इसमें से हैं? भारत में कितने रामसर आर्द्रभूमि स्थल इसमें से हैं? तो देखेंगे वर्तमान समय में अभी हाल ही में 2-3 दिन के अगर आंकड़ा ले लेते हैं तो इसमें कुल 54 हो गया। पहले था 49, लेकिन वर्तमान 2-3 दिन में 5 और भारत में रामसर स्थल को शामिल किया गया है, जिसमें से
अब रामसर स्थलों की कुल संख्या 54 हो गई है। तो देख लेंगे किसको किसको शामिल किया गया है। करिकली पक्षी अभयारण्य, करिकली पक्षी अभयारण्य, पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, तथा तीसरा जो है वह है पिनवरम मैनग्रोव। यह तीनों के तीनों का तीनों जो है वो तमिलनाडु, तीनों का तीनों तमिलनाडु में है। जबकि चौथा जो है वह साक्ष्य सागर एमपी में, और पाला पांचवा में पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। यह 5 नए आर्द्रभूमि को दर्जा देकर अब आर्द्रभूमि संख्या रामसर स्थल की संख्या भारत में 49 हो गई है। अब कहेंगे कि यह रामसर स्थल जो है भारत में, रामसर क्या होता है? तो रामसर जो है वह ईरान का एक शहर है। शहर रामसर है, जहाँ पर 1971 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था। आर्द्रभूमि को जगह चुनने के लिए, आर्द्रभूमि स्थल को चुनने के लिए एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, और यह कन्वेंशन जो पूरे विश्व में लागू हुआ वह 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। ध्यान रहे कि यह कन्वेंशन 2 फरवरी को लागू हुआ था। 2 फरवरी 1971 ईस्वी कन्वेंशन हुआ था, जिसी के आधार पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर? तो आपका आंसर हो गया 54। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन उपस्थित होता है, वो कार्बोहाइड्रेट की जांच करने के लिए आयोडीन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब इसमें देखेंगे कि होता क्या है। तो इसमें होता यह है कि नीले काले रंग में यह बदल जाता है। पोटेशियम आयोडाइड विलयन की कुछ बूंद अगर डाल दें तो यह नीला काला रंग में बदल जाता है। इसका मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया गया है। अब देख लेंगे थोड़ा सा प्रोटीन के जांच के लिए, प्रोटीन की जांच करने के लिए हम लोग बाईयूरेट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बाईयूरेट टेस्ट का प्रयोग करके प्रोटीन की जांच कर लिया जाता है। क्लियर? वसा के लिए एक्रोलीन टेस्ट किया जाता है। वसा के लिए एक्रोलीन टेस्ट किया जाता है। वसा के लिए एक्रोलीन टेस्ट किया जाता है। प्रोटीन के लिए बाईयूरेट टेस्ट किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। लाइक को सेशन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला था वो WEP को मिला था, WEP को दिया गया था। जबकि 2021 अगर पूछेगा कि नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल अगर यदि जो पूछेगा आपसे तो मारिया रेशा जो फिलीपींस के मारिया रेशा प्लस
दिमित्री मुराटोव, दिमित्री मुराटोव, रूस को 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो है कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है इसमें? तो सिल्क, रेशम जो है वह एक प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण होता है, नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण होता है। अब देखेंगे ये पॉलीमर होता क्या है। तो पॉलीमर प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से, दोनों रूप से तैयार किया जाता है। प्राकृतिक रूप से शामिल किया जाने वाला पॉलीमर जो होता है वह रेशम होता है, इसके अलावा ऊन होता है, डीएनए होता है, इसके अलावा सेल्यूलोज होता है, इसके अलावा प्रोटीन होता है, इसके अलावा रबर भी एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। क्लियर। आगे बढ़ें। सिल्क। आगे है आईपीएल 2022 ऑरेंज कप किसके द्वारा, कौन जीता है? जोश बटलर। 2022 का ऑरेंज कप किसने जीता है? जोश बटलर। सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए आईपीएल में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखेंगे तो 2022 का यह आईपीएल का जो आयोजन था यह कैवा संस्करण, 15वां संस्करण का आयोजन किया गया था। जॉश बटलर जिनको ऑरेंज कैप मिला, इन्होंने 863 रन जो सबसे हाईएस्ट रन था, जबकि पर्पल कैप जो रहा, पर्पल कैप की अगर बात करेंगे तो पर्पल कैप जो रहा वह यजुवेंद्र चहल, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है, यजुवेंद्र चहल के पास रहा था। विजेता टीम, इस 15वां संस्करण आईपीएल का विजेता कौन हुआ? विजेता गुजरात टाइटंस पहली बार इस टीम को शामिल किया गया था और विजेता रहा। इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या, याद रखेंगे, हार्दिक पांड्या। जबकि उपविजेता राजस्थान रॉयल्स को हरा के यह विजेता बनी है। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन कौन थे? संजू सैमसन है। क्लियर। सैमसंग नहीं याद रख लेंगे, सैमसन। आगे है मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी हड्डी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है, जो कान में पाई जाती है। देखेंगे कान का 3 भाग होता है। एक बाहरी भाग जिसे पिन्ना कहा जाता है। कान जो होता है वह इस प्रकार का संरचना होता है, जिसको बाहरी भाग को हम लोग पिन्ना कहते हैं और भीतरी भाग को मिडिल कहा जाता है, मिडिल ईयर कहा जाता है, मिडिल ईयर। और अंदर का जो पार्ट होता है वह इंटीरियर होता है, अंदर का होता है। तो यह मिडिल पार्ट में ही हमारा हड्डी पाया जाता है। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि कान के किस भाग में बोन्स यानी हड्डी पाया जाता है? तो कान के मध्य कान में हड्डी पाया जाता है। जिसमें कौन कौन हड्डी पाया जाता है? तो मेलियस होता है, इनकस होता है और अस्टेपस होता है। MIS, मेलियस, इनकस और अस्टेपस नामक हड्डी पाया जाता है, जिसमें से अस्टेपस जो हड्डी होता है वह पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बढ़ें। मेथानोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? मेथेनोइक एसिड का दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्लियर। मेथेनोइक एसिड का दूसरा नाम जो होता है वह फॉर्मिक एसिड के रूप में मेथेनोइक एसिड को जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला भी वहीं पर लिखेंगे। तो होता है CH2O2, या इसी को हम इस रूप में भी लिखते हैं HCOOH के रूप में लिखा जाता है। क्लियर। आगे बढ़ें।
एक इमल्सन में क्या हो सकता है? तो इमल्सन में दो प्रकार का तरल पदार्थ होता है। इमल्सन का मतलब होता है पायस। इमल्सन का मतलब होता है पायस। अब यह पायस क्या होता है कि दो द्रव्य होता है, दो द्रव्य का मिश्रण, दो द्रव्य का मिश्रण होता है लेकिन एक दूसरे के साथ कभी मिल नहीं सकता है, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलता नहीं है। जैसे दूध, दूध एक प्राकृतिक पायस, क्वेश्चन पूछता भी है, प्राकृतिक, दूध एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण होता है। क्लियर? दूध एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण होता है, जबकि पेंट कृत्रिम पायस। अब देखेंगे पेंट एक केमिकल होता है जो पानी के साथ मिला हुआ होता है, लेकिन पूरी तरीका से यह मिला हुआ नहीं रहता है। तो कृत्रिम पायस का उदाहरण पेंट को शामिल किया जाता है। क्लियर? पेंट को एक कृत्रिम पायस के रूप में शामिल किया जाता है, जबकि प्राकृतिक पायस का उदाहरण होता है दूध। इसके अलावा कृत्रिम में और भी रखा जाएगा, जैसे साबुन, साबुन, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को शामिल किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ें। दो तरल पदार्थ का एक मिश्रण होता है लेकिन एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। किस का साधारण नाम चिली साल्ट पीटर होता है? सोडियम नाइट्रेट का साधारण नाम चिली साल्ट पीटर होता है। सोडियम नाइट्रेट का, जिसका फार्मूला होता है NaNO3। क्लियर? आगे बढ़ें। ताम्र परमाणु का परमाणु भार 64 है और परमाणु संख्या 29 दिया हुआ है। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या कर दीजिए, आपको निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु बम की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अब देखेंगे कि परमाणु बम का सबसे पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किस पर किया गया था? जापान पर किया गया था। जापान का दो शहर, कहाँ कहाँ? हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर किया गया था, जिसमें 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। और पहला जो परमाणु बम था उसको लिटिल बॉय और दूसरा को फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। तो यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। थोड़ा सा लिख लेंगे कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो नाभिकीय विखंडन की खोज वहीं पर लिख लेंगे, जर्मनी के खोज जर्मनी के ओटो हॉर्न और स्ट्रेसमैन, ऑटो हॉर्न और स्ट्रेसमैन के द्वारा 1938 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। क्लियर? बढ़िया। आगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा कि ताकि सेशन को जल्दी से जल्दी आप लोग तक वीडियो पहुंच सके। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आ जाता है, तो पिंड का संवेग क्या होगा? एम द्रव्यमान का एक ही पिंड है। क्लियर? इसको थोड़ा सा बनाएंगे तो एम द्रव्यमान का एक पिंड है, तो एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से बनाएंगे। एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से दीवार से टकराता है,
दीवार से टकराता है। क्लियर। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा जो निकाल लेंगे, तो इसका संवेग बराबर निकाल लेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग यानी P बराबर जो होता है वह m इंटू भी होता है। समीकरण फर्स्ट आपका निकल गया। अब टकराएगा, दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद वापस आएगा, टकराने के बाद वापस आएगा या विपरीत दिशा में उसकी चाल हो जाएगी। तो इसको टकराने के बाद चाल विपरीत हो जाएगा। वैसे स्थिति में संवेग क्या हो जाएगा, तो संवेग वैसे स्थिति में हो जाएगा यानी P बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो m और माइनस भी, तो टोटल माइनस भी कर देंगे। इस समीकरण कितना हो गया, 2, समीकरण 2 हो गया। क्लियर। अब देखेंगे कि हम लोग निकाल लेंगे कि परिवर्तन क्या संवेग में हो गया। तो डेल्टा P बराबर निकाल लेंगे हम लोग कि P2, इसको याद रखिए P2 और इसको P1, संवेग फर्स्ट और संवेग 2। तब P2 माइनस P1 जो परिवर्तन होगा वो निकल जाएगा। P2 आपका क्या दिया हुआ है, माइनस MV और माइनस MV दिया हुआ है, बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 2MV। क्लियर, माइनस 2MV। तो परिवर्तन क्या आया संवेग में, संवेग में जो परिवर्तन आया वह 2MV के बराबर परिवर्तन आया। अतः आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, बढ़े आगे। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है जो वक्र आलेखित किया जाता है, ये लिखा हुआ है आलेखित किया जाता है। तो वक्र क्या हो जाएगा, तो वक्र जब भी कोई ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जब कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो यह दीर्घ वृत्तीय पथ में गमन करता है, दीर्घ वृत्तीय पथ में गमन करता है। आगे गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा गलत समीकरण दिया हुआ है। तो गति का तो नियम है, 3 नियम दिया गया है। एक तो पहला v बराबर u प्लस AT, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है s बराबर UT प्लस हाफ AT, ये भी आपका सही है। तीसरा है कि 2AS बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये जो होता है वह होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS, जो कि यह बिल्कुल सही है। इसी तरीका से तो लिखा हुआ है, ये केवल इधर मतलब माइनस में चला गया है। ये जो आपका हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ये समीकरण नहीं होता है। क्लियर, क्योंकि ये इसे मैच कराएंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, अतः ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। आगे है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और आपको तत्व को पहचानना है। कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसमें देख लेंगे, 2 है, 2 4, 6 4 10, 10 1 11, 11 गो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि सोडियम है, सोडियम का 11 होता है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट क्या होती है, अणु होती है। सबसे छोटी अणु वह अविभाज्य कण, अणु वह छोटी से छोटी अविभाज्य कण है जो किसी भी प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन इसके सारे गुण मौजूद होते हैं, सारे गुण मौजूद होते हैं। क्लियर। अणु आगे देख लेते हैं। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। भारत में पहली बार किस राज्य में मंक फ्रूट की खेती शुरू हुई है। मंक फ्रूट की खेती जो शुरू हुई है भारत में पहली बार, वह हुई है हिमाचल प्रदेश में। मंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। आगे है,
हाल ही में किस बैंक ने बिहार राज्य के पटना जिले में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? वह है बंधन बैंक। तो ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चन का क्लासिकल टेस्ट सीरीज और इसका डिस्कशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और हमारे इस सेशन को सब्सक्राइब करने का कोशिश सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें प्यार दीजिएगा ताकि हमारा यह चैनल एक प्रसिद्ध चैनल बन सके, अच्छा चैनल बन सके, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस को, एजुकेशनल कंटेंट को इसमें जोड़ सकें, उत्साह के साथ इसको जोड़ सकें, इसका सॉल्यूशन कर सकें। क्लियर? तो आज की सेवा को देते हैं विराम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? आज की सेवा को देते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।